वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात, IMF का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इयादा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की पाकिस्तान में मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल करने पर वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म की तारीफ। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन, अब बहाली की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर राजबंगा की मुलाकात। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए ताउन के हवाले से आलमी बैंक के अज़्म का इयादा। सदर वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। एजेंडे में तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजकारी और मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव से मुतालिक इक़दामात शामिल। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गजा समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी शरीक। अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी मौजूद। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात मेरे लिए बाइस एजाज़ है। गजा जंग खत्म करना चाहते हैं ताकि मशरक़ वस्ता में पायदार अमन कायम हो सके। अमरीकी सदर अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का खुसूसी सरबराही इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से गैर रस्मी मुलाकात। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द सानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास का 80वां इजलास। अमन, तरक्की और इंसानी हुकूक के लिए आइए मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने के मौजू पर अहम बहस 27 सितंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से अपने कलीदी खिताब में दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया और पायदार तरक्की जैसे अहम आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बुलाए गए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से मुतालिक इजलास में शिरकत मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादले ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बाद कुवैत के इज़हारी यकजहती पर वली अहद का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और जमहूरिया ऑस्ट्रिया की वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन की नई राहों के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान सयाहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, मौसमियाती तब्दीली और तालीम को दोनों ममालिक के माबैन मुस्बत ताउन की मुमकिन राहों के तौर पर उजागर किया। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। अमरीका दुनिया में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। जंगों और तनाज़ात के खात्मे में अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना चाहिए। इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर इक़दामात करना होंगे। फ़लस्तीन में पायदार अमन और गजा में क़याम अमन के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। तनाज़ात का हल अमन मुआहिदों और सिफारती तरीक़े से ही मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी भारत को हज़ीमत का सामना। अमरीकी सदर का जनरल असम्बली से खिताब में एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत जंगबंदी का तज़किरा।
सदर ट्रंप ने जनरल असेंबली से खिताब में अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का तस्करा किया। पाकिस्तान भारत जंग बंद कराने में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। सदर ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कतर पर इसराइली हमले बैनुल अक़वामी उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और संगीन जुर्म है। इसराइल मुज़ाकरात की आड़ में सियासी मुखालफिन को खत्म करने की मंसूबाबंदी करता है। इसराइल गजा को नाकाबिल रिहाइश बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्द अल सानी। गजा में नस्ल कुशी और कत्लेआम की इसराइली पॉलिसी जारी है। 23 माह से इसराइल हर घंटे में गजा में एक बच्चा कत्ल कर रहा है। इंसानियत ने गुज़िश्ता सदी में इस तरह की बेरहमी नहीं देखी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। गजा पर काबिज इजरायली अफवाज की बर्बरियत जारी। आज के फजाई हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर की मार्केट के करीब बमबारी में 17 अफराद शहीद। 44 मुल्कों से 50 से जायद बहरी जहाजों पर मुश्तमिल ग्लोबल समूद फ्लोटेला इमदादी अशिया के लिए गजा की जानिब गामजन। बहरी काफिले के करीब इसराइल का ड्रोन हमला, काफिले के मवासलाती राबते जाम। काफिले के शुरका का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इसराइली हमले का नोटिस लेने का मुतालबा। पैरा फोर्स का कयाम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाया है। पंजाब में आने वाले बदतरीन सैलाब के दौरान पैरा ने नुमाया किरदार अदा किया। पैरा फोर्स ने मुकर्ररा सरकारी निरखों पर आवाम के लिए अशिया जरूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनानी है। जमीनों पर कब्जे के मुकदमात के 90 दिन के अंदर फैसले होंगे। जहां जुल्म होगा पंजाब हुकूमत मजलूम की दादरसी करेगी। अवाम को आसानियां फराहम करना हमारी तरजीह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,59,030 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए लाइसेंसिंग के अमल का आगाज। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से आलमी सर्विस फराहम कुनंदगान को लाइसेंस के लिए दरखास्त देने की दावत। क्रिप्टो मार्केट में 40 मिलियन सार्फिन, 300 अरब डॉलर का सालाना तिजारती हजम, दुनिया के सामने सबसे बड़ी गैर मुनज़्ज़म मार्केट्स में शामिल। लाइसेंसिंग से आलमी रेगुलेशन और सरमायाकारी के रोशन इम्कानात। वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। मैरीटाइम अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की पेशरफ्त का जायजा। मुजवजा यूनिवर्सिटी आलमी मयार के मुताबिक होगी। मनसूबा हुकूमत के बहरी तरक्याती एजेंडे को नई कुव्वत देगा। पाकिस्तान में जदीद बहरी तालीम और तरबियत के नए दौर का आगाज होगा। जुनैद अनवार चौधरी। मोदी के जाती ताल्लुकात, तस्वीरी नुमाइश और दिखावे पर मबनी सिफारतकारी बेनकाब। मोदी के नाकाम खारिजा पॉलिसी की बदौलत भारत आलमी सतह पर कमजोर और तन्हाई का शिकार। भारत का नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया सिर्फ पाबंदियों, तिजारती रुकावटों और वीजा मसाइल तक महदूद। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी के बुलंद दावों और फरेब की खारिजा पॉलिसी का पर्दाचाक कर दिया। आपने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसी मुहिम से क्या हासिल किया? H1B वीजा से हिंदुस्तानियों को निशाना बनाना सबूत है कि अमरीका को हमारी कोई परवाह नहीं। ऑपोजिशन रहनुमा असदुद्दीन अवैसी। झारखंड के यूरेनियम जखायर मोदी के जंगी जुनून का शिकार। अवाम की जिंदगियां दाव पर। भारत जोहरी उमूर में लापरवाही का शिकार। मोदी हुकूमत जोहरी मवाद को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने में मसरूफ। यूरेनियम चोरी, स्मगलिंग और एटमी मवाद की बदइंतजामी भारत की तारीख की संगीन मिसाल है। भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी मोदी की नाअहली और गफलत को बेनकाब करती है। बैनुल अक़वामी मीडिया मशरक़ी झारखंड रियासत में 3 सरकारी कानों से निकलने वाले ताबकारी फुजले को सेहत के लिए संगीन खतरा करार दे चुका है। Set a real sharp tone in the air, out, wicket, first up. Nick, another one. Ball. A
across the T20 line. एशिया कप का सुपर 4 मरहला, श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त, पाकिस्तान फाइनल की दौड़ में शामिल। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के 2-2 पॉइंट्स। ग्रीन शर्ट 2017 के बाद श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच जीतने में कामयाब। श्रीलंका के 8 विकेटों पर 133 रन। पाकिस्तान ने हदफ 18 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। एशिया कप के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Inside out. Beautiful. T20 एशिया कप सुपर 4 मरहला। आज बांग्लादेश और भारत की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबला शाम 7:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दोनों टीमों ने सुपर 4 मरहले में अपना पहला मैच जीत रखा है। सऊदी फुटबॉल किंग्स कप अल इत्तेहाद और अल नसर ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मक्का में खेले गए मैच में अल इत्तेहाद ने अल वाहिदा को 1-0 गोल से शिकस्त दी। अल नसर ने मेजबान जद्दा की टीम को 4-0 गोल से हराया। अल नसर की टीम स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर मैदान में उतरी। चीन में ATP 250 हैंगझू ओपन, काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बब्लिक ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में बब्लिक ने फ्रांस के वैलेंटिन रोयर को शिकस्त दी। अलेक्जेंडर बब्लिक रवां साल में अल्काराज के बाद कामयाब तरीन खिलाड़ी हैं। स्पेन के एलेजेंड्रो ताबिलो ने ATP 250 चैंगडो ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में क्वालिफायर एलेजेंड्रो ताबिलो ने आलमी नंबर 9 इटली के लोरेंजो मेसीटी को हैरानकुन शिकस्त दी। ताबिलो ने मेसीटी के खिलाफ 3 सेट्स में 6-3, 2-6 और 7-6 से कामयाबी समेटी। बरतानिया में कदीम साइकिलिंग रवायत और जदीद मुकाबलाबाजी का हसीन इम्तिजाज। साइकिल सवारों की कदीम साइकिलों पर पैनी फॉर्थिंग चैंपियनशिप, साइकिलिस्ट ने मुनफरिद और अनोखी हैयत की साइकिलों पर रेस लगाई। बरतानिया के रॉचडियोस ने तीसरी मर्तबा टाइटल जीत लिया। शेखुपुरा उर्स सैयद वारिस शाह की तकरीबात में रस्साकशी के दिलचस्प मुकाबला। तहसील शर्कपुर ने फैरोजवाला को 1 के मुकाबले 2 सेट से शिकस्त दी। चिन्योट में बैलों की दिलचस्प दौड़ का इन्नकाद। सकाफती दौड़ में पंजाब भर से 50 से ज्यादा बैलों ने हिस्सा लिया। हीरा और बादशाह नामी बैलों ने मुकर्रा वक्त में सबसे ज्यादा चक्कर मुकम्मल किए। शायकीन की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। कंबोडिया में रंगारंग फेस्टिवल ऑफ द डेड इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल के आखिरी रोज भैंसों और घोड़ों का दौड़ का दिलचस्प मुकाबला हुआ। रेस के दौरान घुड़सवार तो किसी परेशानी से बचे रहे। भैंसों पर सवार अफराद को तवाज़ुन और महारत का भरपूर इम्तिहान देना पड़ा। सालाना त्यौहार कंबोडिया में 1975 से 1989 के दौरान खमीरोज के दौरे हुकूमत में कत्लेआम का शिकार लाखों अफराद की याद में मनाया जाता है। और पाकिस्तान टेलीविजन 6 दहाइयों से कौमी उमंगों का तर्जुमान, अपने नाजरीन को बेहतरीन और मयारी तफरीह की फराहमी में सबसे आगे। आपका फन दुनिया के सामने लाने के लिए एक बार फिर बड़े मुकाबले का एहतमाम। पाकिस्तान आइडल, पाकिस्तान के हर सुरीले नौजवान के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका। जजेस को अपने सुर, तान और लय से मुतासिर कीजिए और हिस्सा बनिए पाकिस्तान आइडल का। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको आगाह करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। उन्होंने कहा कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की क़यादत में ये शराकत दारी मज़ीद मजबूत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2024 में $3 बिलियन के स्टैंड बाई अरेंजमेंट, $7 बिलियन की तौसी फंड सहूलत और $1.4 बिलियन की RSF फंड समेत मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए IMF की बरवक्त हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती माशी इस्लाहाती कोशिशों में रहनुमा किरदार और मुआवनत पर IMF को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के मुख्तलिफ अहदाफ और वादों की तकमील की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के स्टार्ट को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार किया और बहाली के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ की और IMF की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा ने मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑपरेशंस को आसान बनाने और निजी शोबे में वसाइल को मजीद मुतहरिक करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए वर्ल्ड बैंक को तेज तर और ज्यादा मौसर तरक्याती शराकतदारी में तब्दील करने पर अजय बंगा की क़यादत की तारीफ की। खासतौर पर कोरोना वायरस की वबा और 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान पाकिस्तान के लिए बैंक की देरीना हिमायत की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया, जिसमें वसाइल को मुतहरिक करने, तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजकारी और मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के हवाले से इक़दामात शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात का इयादा किया कि इस्लाहाती एजेंडे ने पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न किया, सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया और पायदार और जामे इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2026-35 की भी तारीफ की, जिसके तहत आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 बिलियन अमरीकी डॉलर्स का तारीखी और बेमिसाल वादा किया है। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा और पाकिस्तान के इक़दामाती और तरक्याती एजेंडे के लिए ताउन के हवाले से बैंक के आज़म का इयादा किया। उन्होंने इक़्तिसादी इस्लाहात के फ़रोग़ और CPF के तहत मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तवील मुद्दती और पायदार इक़दामात के लिए मुसलसल ताउन बढ़ाने में बैंक के पुरज़ोर अज़्म का इज़हार किया। अमरीका और कतर की मेज़बानी में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब इस्लामी सरबराही इजलास न्यूयॉर्क में हुआ। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी मुलाकात हुई। सरबराह इजलास से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग खत्म करना चाहते हैं ताकि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन कायम हो सके। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर अमरीका और कतर की मेज़बानी में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब इस्लामी सरबराही इजलास न्यूयॉर्क में हुआ। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के अलावा दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि हम गजा में मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए जरूरी है कि फौरी जंग का खात्मा हो। हमने ये काम मिलकर करना है। This is going to be a very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders, and we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. Life in the Middle East, which is a beautiful life, but it's much more beautiful without war. We're going to get something done because it's gone on too long. अमीर कतर ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गजा के अवाम बहुत मुश्किल में हैं। हम फौरी जंग बंदी चाहते हैं। इजलास के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार भी इस मौके पर मौजूद थे। फ़लस्तीन पर अरब इस्लामी ममालिक के सरबराही इजलास के आगाज़ से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ब्रादर इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس اہم فورم پر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے کلیدی خطاب بھی کریں گے۔ تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں دنیا بھر سے رہنما شریک ہیں۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی اور عالمی تنازعات کی وجہ سے رواں سال یہ اجلاس مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جنرل اسمبلی اجلاس کے افتتاحی سیشن میں شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی سطح پر یکساں انصاف اور قوانین کی عملداری پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرتے ہوئے امن کا قیام رکن ملکوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ انتونیو گوتریس نے غزہ پر بربریت کے خاتمے کے لیے فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی ملک کو عالمی قوانین پر عمل درآمد سے استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ In Gaza, the horrors are approaching a third monstrous year. They are the result of decisions that defy basic humanity. The scale of death and destruction are beyond any other conflict in my years as Secretary General. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people and the systematic destruction of Gaza. And we must not relent in the only viable answer to sustainable Middle East peace, a two-state solution. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ملکوں کے لیے ماحولیاتی انصاف کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں اقوام متحدہ میں اصلاحات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ On the world stage, America is respected again like it has never been respected before. In a period of just 7 months, I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے عالمی برادری کی توجہ غزہ کی صورتحال کی جانب مبذول کرواتے ہوئے فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام کے لیے ہر گزرتا دن عذاب بنتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی اجلاس عالمی رہنماؤں کو علاقائی اور بین الاقوامی امور پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کریں گے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے امیر کویت شیخ مشعل احمد الجابر الصباح کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور کویت ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے بعد کویت کی طرف سے اظہار یکجہتی پر مشکور ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور کویت کے درمیان تعاون کے مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، لائف سٹاک، افرادی قوت کی برآمد اور صحت کے شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رواں برس کے آخر میں کویت کے ولی عہد کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ کویت کے ولی عہد نے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو عالمی سطح پر مؤثر انداز میں بے نقاب کرنے کے ساتھ خطے میں امن کے لیے اہم کردار پر پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور آسٹریا نے سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور جمہوریہ آسٹریا کی وفاقی چانسلر کرسچن سٹاکر کے درمیان ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے آسٹریا کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے تجارت، سیاحت، موسمیاتی تبدیلی اور تعلیم کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے امکانات پر روشنی ڈالی اور باہمی تجارتی حجم میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ آسٹریا کے چانسلر نے ملاقات پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی نئی راہوں کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
نیو یارک میں اقوام متحدہ میں مشرق وسطی کے حوالے سے اجلاس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے فلسطین کے مسئلے پر بھرپور موقف پیش کیا۔ انہوں نے غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، تباہ حال انفراسٹرکچر اور بے گھر ہوتی لاکھوں فلسطینی عوام کی حالت زار کو عالمی برادری کے سامنے اجاگر کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسین رضا اپنی رپورٹ میں۔ مشرق وسطی اور فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لائے اور فلسطینی عوام کو ان کا حق دلوانے میں کردار ادا کرے۔ Palestinian people are enduring unimaginable suffering and unbearable daily toll of human lives. The devastation is immense. The grief is immeasurable. The world must not remain silent. Gaza has become graveyard for the humanity as well as for the global conscience. We call upon the Security Council and the broader international community to act decisively, to uphold human dignity, to ensure accountability and deliver justice. The time for words has passed. The time for action is now. OIC کمیٹی کے اجلاس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور دو ریاستی حل ہی مسئلہ فلسطین کا مستقل حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق آزاد اور خود مختار ریاست فلسطین کا قیام ناگزیر ہے، جس کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ Israel has continued its indiscriminate war on civilians is morally indefensible and legally untenable. Pakistan reaffirms its unwavering solidarity with the Palestinian people. Pakistan has made it a priority to advance peace in the Middle East and justice for our Palestinian brothers and sisters. The wanton bloodshed and occupation must end and end now. The Palestinian people must be given the dignity of freedom, self-determination and statehood. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا اور ان کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور شام کے صدر احمد الشرا کے درمیان ملاقات ہوئی۔ احمد الشرا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 6 دہائیوں میں شرکت کرنے والے پہلے شامی سربراہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے شامی عوام کے ساتھ پاکستان کی جانب سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تجارت، انسانی وسائل اور ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے ذریعے دو طرفہ دوستی کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ہنگری کے وزیر خارجہ کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی امن اور عالمی سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایویشن میں تعاون، براہ راست پروازوں اور سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس پر ویزا استثناء پر بھی بات چیت کی گئی۔ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ہنگری کے ساتھ تجارتی تعلقات مستحکم کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے سرمایہ کاری کے لیے معاونت کے حوالے سے نائب وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم نے 400 پاکستانی طالب علموں کے لیے وظائف پر بھی ہنگری کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ عالمی منظرنامے سے کچھ خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ہمارا جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں، تاہم یورینیم افزودگی کے معاملے میں ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ایک بیان میں آیت اللہ علی خامنئی نے کہا کہ دھمکیوں کے تحت مذاکرات قبول کرنا کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ ایران دباؤ اور پابندیوں کے آگے ہرگز نہیں جھکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے یورینیم افزودگی کو نہیں روک سکتے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صرف اسی صورت میں نوبیل امن انعام حاصل کر سکتے ہیں جب اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان غزہ میں جاری تنازع ختم کروا دیں۔ نیو یارک میں فرانسیسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں میکرون نے کہا کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بند کرے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ اگر غزہ میں جنگ جاری رہتی ہے تو اسرائیلی فوج شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے قطر میں اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی اور ایک سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں امیر قطر نے اسرائیل پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 9 ستمبر کو ہونے والا فضائی حملہ نہ صرف امن عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش تھی بلکہ یہ سیاسی قتل و غارت پر مبنی سفارتکاری کا کھلا ثبوت ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل مذاکرات کی آڑ میں صرف اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ امیر قطر نے کہا کہ اسرائیل غزہ کو ناقابل رہائش بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اسرائیلی قیادت جنگ کو طول دینا چاہتی ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، نئی بستیاں بسائی جا سکیں اور مقدس مقامات کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کیا جا سکے۔
اسرائیل پر عالمی قوانین کی پاسداری پر زور دیتے ہوئے امیر قطر نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین تمام ممالک کے لیے یکساں ہونے چاہیے ورنہ عالمی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ نہیں، قبضے، نسل کشی اور قتل عام کی اسرائیلی پالیسی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ 23 ماہ سے اسرائیل ہر گھنٹے میں غزہ میں ایک بچہ قتل کر رہا ہے۔ انسانیت نے گزشتہ صدی میں اس طرح کی بے رحمی نہیں دیکھی جو غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ انسانیت کی سب سے نیچی حد ہے جہاں بچے بھوک اور دوائی کی کمی سے مر رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ بھی غزہ میں اپنے عملے کو اسرائیلی حملوں سے بچانے میں ناکام رہا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیلی قیادت خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ اسرائیلی جارحیت صرف غزہ اور مغربی کنارے تک محدود نہیں، شام، ایران، لبنان اور یمن پر حملے کے بعد قطر پر بھی حملے سے ثابت ہوا کہ اسرائیلی قیادت بے قابو ہو چکی ہے۔ اردوان کا کہنا تھا کہ نسل کشی کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے اور غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری فراہمی ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس نے غزہ میں انسانی صورتحال کو بدترین سطح پر قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں انطونیو گوترس نے کہا کہ اقوام متحدہ کا قیام عالمی یکجہتی اور بین الاقوامی امن برقرار رکھنے کے لیے ہوا تھا، اسے امن کا ضامن ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی صورتحال بدترین سطح تک پہنچ چکی ہے۔ گوترس نے کہا کہ غزہ میں انسانی امداد کی فوری اور بلا روک ٹوک فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے باوجود غزہ میں صہیونی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ رات اور آج صبح اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملوں کے نتیجے میں 29 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر کے ایک مارکیٹ کے قریب فضائی حملے میں 17 فلسطینی شہید ہوئے، شہداء میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ غزہ کے لیے 44 ممالک سے 50 سے زائد بحری جہازوں پر مشتمل گلوبل سموتھ فلوٹیلا امدادی اشیاء لے کر غزہ کی جانب گامزن ہے۔ بحری قافلے پر اسرائیل کی جانب سے آج صبح ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ قافلے کے قریب دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں، تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم قافلے کے مواصلاتی رابطے جام ہو گئے ہیں۔ قافلے کے منتظمین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اسرائیلی حملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قافلے کے منتظمین نے خبردار کیا ہے کہ امدادی بحری بیڑے کے جنگ زدہ فلسطینی علاقے کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے ہی اسرائیل اس پر حملوں میں شدت لا رہا ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے ڈرون اور دیگر طیاروں کے حملوں کو ایک خطرناک اور تشویشناک اضافہ قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بحری بیڑے میں شامل متعدد کشتیوں کو دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ جہازوں پر ان کے قریب نامعلوم اشیاء گرائی گئی جس سے کافی نقصان ہوا۔ ناظرین، قطر پر اسرائیلی حملے کا ہر صورت جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عرب ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے پر یہ کہنا کہ ہم ناراض ہیں معمولی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے کا جواب دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ دنیا بھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قطر کی خود مختاری پر حملے کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن حل اور جنگ کے خاتمے کی عالمی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ معاون خصوصی خارجہ امور سید طارق فاطمی نے سلامتی کونسل میں یوکرین میں امن اور سلامتی کی بحالی کے حوالے سے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ دنیا بھر میں جاری جنگوں کو اقوام متحدہ کے قوانین اور اصولوں کے مطابق پرامن طریقے سے ختم کیا جانا چاہیے تاکہ عالمی سطح پر امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ طارق فاطمی نے کہا کہ پاکستان اس اصول پر قائم ہے کہ مسائل اور تنازعات کا واحد پائیدار حل بات چیت اور سفارتکاری ہے۔ There is no military solution here or in the foreseeable future. Our collective priority must be to silence the guns and create conditions for a negotiated settlement. As an ardent advocate for peace and a firm believer in the power of dialogue and diplomacy, we will support all endeavors. Pakistan will continue to support all regional and international efforts that pave the way for a peaceful resolution of this conflict. ناظرین، مودی کے ذاتی تعلقات، تصویری نمائش اور دکھاوے پر مبنی سفارتکاری بے نقاب، مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کی بدولت بھارت عالمی سطح پر کمزور اور تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ بھارت کا نام نہاد شائننگ انڈیا اب صرف پابندیوں، تجارتی رکاوٹوں اور ویزا مسائل تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ بھارتی اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کے بلند و بانگ دعووں اور فریب کی خارجہ پالیسی کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہاؤڈی مودی اور نمستے ٹرمپ جیسی مہم سے کیا حاصل کیا۔ اپوزیشن رہنما اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ H1B ویزا سے ہندوستانیوں کو نشانہ بنانا ثبوت ہے کہ امریکہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ آخر 140 کروڑ عوام کا وزیر اعظم اتنا بے بس کیوں ہے؟ 50% ٹیرف سے 10 شعبوں میں 21,700 ارب روپے کے نقصان کا تخمینہ ہے۔
कांग्रेस रहनुमा गुरूब गगोली का कहना है कि H1B वीजा के हालिया फैसले में अमेरिका ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को निशाना बनाया है। मोदी की खामोशी और दिखावा भारतीय शहरियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। इंतहा पसंद मोदी अपनी सियासी बका के लिए भारत समेत पूरे खित्ते को तबाही की जानिब धकेल रहा है। झारखंड के यूरेनियम ज़खायर मोदी के जंगी जुनून का शिकार, अवाम की जिंदगियां दांव पर लग गईं। भारत जौहरी मवाद में लापरवाही का शिकार हो रहा है, जबकि मोदी हुकूमत जौहरी मवाद को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने में मसरूफ है। यूरेनियम चोरी, स्मगलिंग और एटमी मवाद की बदइंतजामी भारत की तारीख की संगीन मिसाल है। यह सब भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी और मोदी की नाअहली और गफलत को बेनकाब करता है। बैनुल अक़वामी मीडिया मशरक़ी झारखंड रियासत में 3 सरकारी कानों से निकलने वाले ताबकारी फजले को सेहत के लिए संगीन खतरा करार दे चुका है। इंतहा पसंद मोदी का जौहरी जुनून अवाम की सेहत और जिंदगियों को ताबकारी के संगीन खतरात से दो चार कर रहा है। मोदी हुकूमत का जौहरी एजेंडा खित्ते में कशीदगी और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुका है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें मैरीटाइम अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का क़याम बहरी तालीम के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि कानूनी तकाज़ों समेत तमाम इक़दाम जल्द मुकम्मल कर दिए जाएंगे। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि बहरी शोबे और ब्लू इकॉनमी को मुस्तहकम बनाना वक्त की ज़रूरत है। मुजवज़ा यूनिवर्सिटी कौमी और आलमी मयार के मुताबिक होगी। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि मैरीटाइम यूनिवर्सिटी अफरादी क़ुव्वत की तरक्की का संग मील होगी। पाकिस्तान में जदीद बहरी तालीम और तरबियत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। और पाकिस्तान में आलमी क्रिप्टो लेन देन के लिए लाइसेंसिंग का अमल शुरू हो गया है, जो मुस्तकबिल के लिए एक अहम कदम है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आलमी सर्विस फराहम कुनंदगान को लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने की दावत दी है। क्रिप्टो मार्केट में 40 मिलियन सार्फिन, $300 बिलियन का सालाना तिजारती हजम और दुनिया की सबसे बड़ी गैर मुनज़्ज़म मार्केट्स में शामिल हैं। अथॉरिटी के क़याम का मकसद क्रिप्टो मार्केट के आलमी मयार के मुताबिक रेगुलेशन और मालियाती चैलेंजेस से निपटना आज़म है। पाकिस्तान में क्रिप्टो ऑपरेशन के लिए दरख्वास्त देने वाली कंपनियों के लिए आर्मी रेगुलेटर्स ने लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार दे दिया है। अथॉरिटी की हिकमत अमली में गैर कानूनी मालियात की रोकथाम और फिनटेक की तरक्की शामिल है। पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में रेगुलेशन से आलमी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स इस वक्त 885 ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,58,830 पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे को खत्म करने के लिए हुकूमत ने 18 बैंकों के साथ 1200 अरब रुपए के हुसूल के लिए जो प्लान तरतीब दिया है, आज उस पर दस्तखत होंगे, जिसके बायस मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। खुसूसन पावर जनरेशन और ऑयल एंड गैस की कंपनियों के शेयर्स में ज्यादा ट्रेडिंग देखी जा रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। चीन के क़याम के 76 बरस मुकम्मल होने पर लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर ने चीन की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे की बुनियाद रखी, जिसकी दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में अहमियत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि चीन ने हर महाज पर पाकिस्तान की हिमायत की और भारत के साथ हालिया जंग में चीन ने पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म दोहराया। तकरीब में लाहौर के कौंसल जनरल याओ शीरीन, सूबाई वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, IG पंजाब समेत कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, ताइवान में शदीद बारिशों और सैलाब के बाद सुपर तूफान रगासा ने तबाही मचा दी है। बारिशों और सैलाब के नतीजे में 14 अफराद हलाक और 124 अफराद लापता हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सुपर तूफान रगासा के तहत ताइवान में शदीद बारिशें और सैलाब की सूरत हाल है। जनूबी बहरा चीन में समुद्री तूफान रगासा सुपर टाइफोन में तब्दील हो गया है। हांगकांग में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री तूफान रगासा के बायस हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच चुकी है। सुपर टाइफोन कल हांगकांग के साहिल से टकराएगा। तूफान के बायस हांगकांग एयरपोर्ट की 700 परवाजें मनसूख हो गई हैं। हुक्काम ने तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि ये 2017 के बाद आने वाला सबसे ताकतवर समुद्री तूफान है। तूफान के खदशे के पेश नज़र चीन के जनूबी सूबे क्वांडोंग से तकरीबन 20 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है।
दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज के मकाम पर मुसलसल पानी की सतह में कमी हुई है और कुछ इलाकों पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि कोटड़ी के मकाम पर 3,98,000 क्यूसेक पानी की आमद की वजह से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ शराज अली डाहरी से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटड़ी बैराज पे और यहाँ जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब इस वक्त जारी है और तकरीबन 4 लाख क्यूसेक का रेला जो है इस वक्त कोटड़ी बैराज से गुजर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा पानी जो है वो सिंध के बैराजों में कोटड़ी बैराज के मकाम पर है। महकमा इरिगेशन के मुताबिक जो है मैक्सिमम पानी जो यहाँ से गुजरेगा वो 4.5 लाख क्यूसेक तक का होगा, जो कि ऊँचे दर्जे का सैलाब जो है पॉसिबल है कि हो जाए, लेकिन इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि पानी बढ़ने के बायस जो खास करके सक्खर और घोटकी के जो इलाके थे वहाँ तो दबाव जो है बिल्कुल बंदों पे ख़त्म हो गया और पानी नीचे उतर चुका है, लेकिन कच्चे के इलाके तमाम जो हैं अब भी ज़ेर आम हैं। ज़्यादातर इलाके जो मुतासर इस वक्त हैं वो हैं नौशेर फेरोज़ के, मटियारी भानोट बंद के, सेवन, दादू और मुल्ला कातियार के जो इलाके जो कोटड़ी बैराज से मुंसलिक हैं और सेवन और दादू के दरमियान हैं, वहाँ पर जो है पानी के बढ़ने के बायस जो है मज़ीद कई देहात जो हैं सैराब आ गए हैं और वहाँ से लोग जो हैं कश्तियों की मदद से जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, PDMA की तरफ से, NDMA की तरफ से, पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान आर्मी ने भी जो है मुसलसल इस चीज़ की निगरानी की और जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए थे वहाँ से पाकिस्तान नेवी ने और PDMA ने और ज़िला इंतज़ामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। 10 दिन जो है वो बरकरार रहेगी और 10 दिनों के बाद जो है जो तकरीबन पानी है सैलाबी पानी वो समंदर तक पहुँच जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शराज अली डाहरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत, कम्यूनिटी और गैर सरकारी इदारों की इश्तराक से इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। मज़ीद तफसील गिलगित बल्तिस्तान से नुमाइंदा PTV न्यूज़ शाहीन सफ्तर की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सर्दियों से कबल लोगों की मुस्तकिल रिहाइश के हवाले से घरों की तामीर के लिए मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इक़दामात का आगाज किया है। इस सिलसिले में ऐसे जगहों की निशानदही की जा रही है जहां सैलाब से मुतासर खानदानों की मुस्तकिल बुनियादों पर दोबारा रिहाइश का बंदोबस्त किया जा सके। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन और रिकवरी का ताल्लुक है तो इसमें चूँकि ये एक पेचीदा अमल है, लोगों के घर बार सब उसमें तबाह हो गए हैं, तो उनको एक नई ज़िंदगी, एक नई रिसेटलमेंट की तरफ हम लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट के जो कंसर्न इदारे हैं जिसमें CNW है, वाटर एंड पावर है, इरिगेशन है, इन सब को हमने जो टास्क किए हैं कि ऐसी जगहों में जहाँ पे वो मुस्तकबिल में परमानेंट रेजिडेंस होंगे तो वहाँ पे बिजली, पानी और ज़राअत के जो वहाँ पे काम है उनको वार फुटिंग पे तकमील के मराहिल से गुजारेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी इदारों के साथ साथ गैर सरकारी इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सूरत हाल में मुतासर लोगों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करे। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। नाज़रीन, PDMA खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बाजोड़ के बेघर खानदानों के लिए माली मुआवनत का अमल जारी है। अभी तक 24,640 मुतासरा खानदानों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिनमें से 23,232 खानदानों को फ़ी कस 50,000 रुपये की रकम फराहम की जा चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरीन को अब तक 1,67,49,00,000 में से 1,45,49,59,685 रुपये फराहम किए गए हैं। मुतासरा खानदानों की बहाली और मुआवनत के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी है। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की, अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। कुछ दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। कराची के 3 अजला, गरबी, शर्की और किमाड़ी समेत सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान, उनसे मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। सिंध के 14 अजला के अंदर 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है और आज अगर बात की जाए कराची की तो कराची में इस वक्त 5 नशिस्तों पर जो है ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC1 में ज़िला गरबी के अंदर और ज़िला गरबी के अंदर 3 नशिस्तों पर जो है बल्दियाती इंतखाबात हैं। 72 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं पूरे कराची में और सिर्फ ज़िला गरबी के अंदर 45 पोलिंग स्टेशन हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC1 के अंदर इत्तेहाद टाउन में
जहां पर जो है यूसी चेयरमैन का जो है मुकाबला है, जो कि आमिर भाषानी के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस मद्दे मुकाबिल जो है पीपल्स पार्टी की शर्मिला आमिर हैं और इसके बाद जमात इस्लामी के मोहम्मद खुर्शीद आलम के दरमियान ये मुकाबला है। इसमें देखा जाए तो सिक्योरिटी के मजबूत इंतजाम किए गए हैं और मेरे कब में आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर भी यही सूरत हाल है, जबकि पोलिंग का जो अमल है वो सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा बिला तातुल किसी के। इसके बाद जो है वोटों की गिनती होगी और उसके बाद जो है वो नताइज का ऐलान किया जाएगा। शुक्रिया ज़ीशान, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, पंजाबी ज़बान के अजीम सूफी शायर और किस्सा हीर रांझा के खालिक सैयद वारिस शाह के 227वें उर्स की तकरीबात आज दूसरे रोज़ भी शेखुपुरा में जारी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इस्लाम गाजी से, जो इस वक्त जंडियाला शेर खान में मौजूद हैं। जी इस्लाम। अजीम शुहरा फाक शायर रोमानी दास्तान किस्सा हीर रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के 227वें उर्स की तकरीबात का एक दूसरा रोज है। आज जो मरकजी तकरीब होगी वो आल पाकिस्तान मुकाबला हीर गायकी है। आज का दिन जो मेले के हवाले से 24 का है, ये बेहतरीन दिन है और मेले की पीक का दिन है। आज पाकिस्तान के बड़े जो हीर गाने वाले हैं वो हमारे पास रात को यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। असर के बाद हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो वॉलीबॉल का मुकाबला है। यहाँ जो इलाके की बेहतरीन टीमें हैं वो वॉलीबॉल का उनका मुकाबला होगा और सिक्योरिटी के हवाले से भी हमारे यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन के लिए पीने का साफ पानी है, बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं और दीगर इंतजाम जो है यहाँ पे जो डीसी साहब की खुसूसी हिदायत है उस पर हमने किए हुए हैं। ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद उर्स पीर सैयद वारिस शाह पर तशरीफ ला रही है। मकामी तातील का भी ऐलान किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो पीर सैयद वारिस के उर्स की जो तकरीबात हैं उसमें शिरकत कर सकें। जी खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के 2-2 पॉइंट्स हो गए। ग्रीन शर्ट्स 2017 के बाद श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच जीतने में कामयाब हुई। तफसील निसार मेहदी से। And Afridi's got to set a real sharp tone. In the air, out, wicket, first up, there you go, that's what they wanted. अबू धाबी में होने वाले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट गिरने के बाद श्रीलंकन टीम संभल न सकी। 58 रन पर श्रीलंका की आधी टीम आउट हो चुकी थी। Chipped to mid-on, taken. Upish again, deep square leg gets underneath it, they hang on. Nick, another one. Bowled. कामिंदो मेंडिस 50 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ और हुसैन तलत के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। अबरार अहमद ने 4 ओवर्स में 8 रन देकर 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 134 रन का हदफ 18 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने टीम को 45 रन का आगाज दिया। साहिबजादा फरहान ने 24 और फखर जमान ने 17 रन बनाए। Chrysler catch it and gone. Another Chrysler catch it and he's taken a beauty. साइम अयूब 2, सलमान अली आगा 5 और मोहम्मद हारिस 13 रन बना सके। 80 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने जिम्मेदारी से बैटिंग की और टीम को जीत से हमकिनार किया। हुसैन तलत 32 और मोहम्मद नवाज 38 रन पर नॉट आउट रहे। Sliced away for 6. That's been clubbed. Slower delivery. Trying to go downtown. Could be out. 6 runs. Pakistan, that is outstanding. एशिया कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
नाज़रीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब दोनों टीमों के स्पिनर्स ने विकेट हासिल करने के बाद एक दूसरे के जश्न मनाने की नकल उतारी। श्रीलंका की बैटिंग के दौरान 13 ओवर में पाकिस्तानी स्पिनर इब्रार अहमद ने वरेंदु हसारंगा को बोल्ड किया तो उन्होंने हसारंगा के स्टाइल में जश्न का अंदाज अपनाया। पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान हसारंगा ने फखर जमान का एक शानदार कैच पकड़ा तो उन्होंने इब्रार अहमद के जश्न का अंदाज अपनाया। 7वें ओवर में हसारंगा ने साइम अयूब को बोल्ड किया तो एक मरतबा फिर उन्होंने इब्रार अहमद के अंदाज में विकेट का जश्न मनाया। मैच के इख्तिताम पर दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिले और भरपूर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद ने मुलाकात की। मुलाकात में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। टेस्ट टीम के हवाले से कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को मुकम्मल इख्तियार दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मेरी सपोर्ट आपके साथ है। T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले के चौथे मैच में आज बांग्लादेश और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दुबई में शेड्यूल मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों ने सुपर 4 मरहले में अपना मैच जीत रखा है। सुपर 4 पॉइंट टेबल पर भारत पहले और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर मौजूद है। ग्रीन शर्ट्स की दूसरी पोजीशन है। नाज़रीन, ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी विमेंस टीम कोलंबो पहुंच गई है। 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत फातिमा सना कर रही हैं। कौमी टीम आज कोलंबो में तरबियती सेशन में हिस्सा ले लेगी। खिलाड़ी कंडीशन से हम आहंग होने और खेल के तमाम शोबों पर तवज्जो मरकूज रखेंगी। कल श्रीलंका से पहला वार्म अप मैच होगा जबकि खवातीन क्रिकेटर्स 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका के साथ दूसरा वार्म अप मैच खेलेंगी। विमेंस वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। इवेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। 5 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। पंजाबी ज़बान के अजीम सूफी शायर और रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक सैयद वारिस शाह के 227वें उर्स के मौके पर शेखोपुरा में मुख्तलिफ इलाकाई और सकाफती खेलों का सिलसिला भी जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम वारिस शाह कॉम्प्लेक्स जंडियाला शेरखान में तहसील शरकपुर और तहसील फिरोजवाला की टीमों के माबैन रस्साकशी के मुकाबले करवाए गए। ताकत और जोर आजमाई के इन मुकाबलों में तहसील शरकपुर की टीम ने तहसील फिरोजवाला को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। मुकाबलों को देखने के शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। आखिर में टीमों में कैश इनामात तकसीम किए गए। नाज़रीन, पीर सैयद मोहम्मद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उर्स की तकरीबात के मौके पर चिन्योट में रिवायती खेल बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले का इनेकाद किया गया। चिन्योट के नवाही इलाके चक नंबर 223 रमाना जनूबी में होने वाली इस सकाफती दौड़ में पंजाब भर से 50 से ज़ायद बैलों ने भी हिस्सा लिया। हीरा और बादशाह नामी बैलों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुकर्ररा वक्त में सबसे ज़्यादा चक्कर मुकम्मल किए और फातेह करार पाए। जीतने वाली बैल जोड़ी के मालिक को ट्रॉफी इनाम भी दिए गए। बैल दौड़ देखने के लिए अहले खाना की बड़ी तादाद जमा हुई जबकि शायकीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। नाज़रीन, खेल का हवाला आप जान चुके हैं और इसी हवाले से मज़ीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
वेलकम बैक। अल इत्तेहाद और अल नसर ने सऊदी किंग्स कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मक्का में खेले गए मैच में अल इत्तेहाद ने अल वाहिदा को 1 गोल से शिकस्त दी। अल वाहिदा की टीम गोल करने में नाकाम रही। मैच का वाहिद गोल 9वें मिनट में स्वाली अल शहरी ने पेनल्टी किक पर किया। जद्दा से ताल्लुक रखने वाली टीम ने मैच में 64% बॉल पर कब्जा रखा और 8 शॉट्स ऑन टारगेट लगाए। अल इत्तेहाद ने मुत्तहिद बार दूसरा गोल करने की कोशिश की, लेकिन अल वाहिदा के गोलकीपर अब्दुल्ला अल वेशर ने शानदार दिफा किया और मजीद गोल करने से रोके रखा। जद्दा में खेले गए मैच में अल नसर की टीम अपने स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद बगैर मैदान में उतरी, ताहम फिर भी बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए जद्दा को एकतरफा मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। खेल के पहले हाफ में एंजेलो ने गोल करके अल नसर को सबकत दिलाई। दूसरे हाफ में वेज़ली, जोआ फेलिक्स और मोहम्मद सनाकिन ने गोल करके अपनी टीम को शानदार फतह से हमकिनार किया। नाज़रीन, काज़ाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक ने हैंगशू ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। चीन में खेले गए ATP 250 इवेंट के फाइनल में बबलिक ने फ्रांस के वेलेंटिन रॉयल को सख्त मुकाबले के बाद स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। बबलिक ने रॉयल को 61 मिनट के मुकाबले में 7-6 और 7-6 से मात दी। अलेक्जेंडर बबलिक के हैंगशू टाइटल ने उन्हें ATP टूर लेवल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज के बाद 4 एजाज़ात के साथ रवां साल का दूसरा कामयाब तरीन खिलाड़ी बना दिया। कार्लोस अल्काराज ने इस साल अब तक 7 ट्रॉफीज जीती हैं। नाज़रीन, खेल का हवाला आपसे जाना रुख करेंगे मेन डेस्क का। शुक्रिया रुमैसा। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने अख्ताम को। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए।